सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज गौतम और हमारा मिशन भारतीय संविधान हर नागरिक तक सामान्य और सरल शब्दों में। आज उसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान का भाग 4, जिसके अंदर दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के लिए क्या कर्तव्य होंगे वो निर्धारित किए गए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब हम एक एक अनुच्छेद के आधार पर बात करते हैं। अनुच्छेद 36 जो कहता है वो राज्य के अर्थ के बारे में बताता है, और वो यहाँ कहता है कि जो भाग 3 में राज्य का अर्थ बताया गया है वो ही सेम राज्य का अर्थ यहाँ भी है। जैसे देश की सरकार और उसके कार्यकारी और वैधानिक अंग, राज्य की सरकार और उसके कार्यकारी और उसके वैधानिक अंग, स्थानीय सरकार जैसे कि नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत आदि। इसी तरीके से संवैधानिक और गैर संवैधानिक संगठन जैसे LIC, SAIL आदि, ऐसे जो संगठन गठित किए गए हैं उनका कर्तव्य भी होगा कि इन तत्वों का पालन करते हुए काम हो। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो राज्य कोई भी विधि बनाए, कोई कानून बनाए, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, यानी संविधान में दिए गए प्रोविजन को, प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जनता के, देश के हित में होना चाहिए। और अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि की काम करे। राज्य जो काम करे लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए काम करे, उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करे। इसी तरीके से अनुच्छेद जो 39 है वो कहता है कि जो राज्य के तत्व हैं उनका अनुसरण राज्य को करना चाहिए। अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय और निशुल्क न्यायिक सहायता की व्यवस्था हो देश के अंदर। तो इस तरीके की व्यवस्था करने की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 का कहता है। और अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, गठन एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिकल तरीके से हो। और अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए एक अधिकार मुहैया कराए जाने चाहिए, यानी सबको काम का एक समान अधिकार हो, शिक्षा का समान अधिकार हो, लोग यानी लोगों की कल्याण का एक उन्हें अवसर मिल सके, इस तरीके की व्यवस्था हो। ये 41 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के अंदर प्रसूति सहायता यानी स्त्रियों के लिए एक विशेष उपबंध बनाने की बात की गई है, जिससे कि उनको विशेष सहायता मिल सके, उनके जो वर्क प्लेस हैं उन पे भी एक विशेष सहायता मिल सके, सहयोग मिल सके। और अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और व्यवस्था उचित होनी चाहिए, यानी कल्याणकारी तरीके से होनी चाहिए। और अनुच्छेद 43 का कहता है कि उद्योगों का प्रबंधन भी उस तरीके से हो कि कर्मकारों को वहां पर उचित व्यवस्था मिल सके, यानी उनके सहयोग के लिए, सहायता के लिए व्यवस्था मिल सके, उनके विकास के लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल सके। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्धारण होना चाहिए। और अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था हो। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2002 में 86वां संशोधन करके इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया और अनुच्छेद 21A में भारत के संविधान के भाग 3 में रखा। उसी के आधार पे 2009 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट बना, जिससे कि सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो सके।
अनुच्छेद 46 कहता है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा और उनके अर्थ और उनके विकास के लिए, उनकी अभिवृद्धि के लिए, उनके हित में कार्य हो सके। और अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार यानी उनके खान पीन की व्यवस्था, जीवन जीने के लिए व्यवस्था, उनके यानी जनता के स्वास्थ्य की व्यवस्था यानी लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारात्मक तरीके से राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया है कि सुधार होता रहना चाहिए। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन, यहां पर स्पष्ट किया गया है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या ना हो, उनका संरक्षण हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी नस्ल में सुधार हो, कृषि में वैज्ञानिक तरीके से सुधार हो, जिससे कि उनका संवर्धन हो सके। और अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा हो सके। अनुच्छेद 39 कहता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, ऐतिहासिक जो मीनारें हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण हो सके, उन वस्तुओं का संरक्षण हो सके जो ऐतिहासिक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इन सब का रिपेयर वर्क भी समय समय पर चलता रहता है, जिससे कि वो सुरक्षित बने रहे। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, जिससे कि कार्यपालिका अगर कुछ गलत करे तो न्यायपालिका उस पर प्रतिबंध लगा सके। अगर विधायिका जो विधि बना करके ला रही है, न्यायपालिका उसका निष्पक्ष तरीके से समीक्षा कर सके। इस तरीके की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर की शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया है राज्य का, कि राज्य जो भी काम करे वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए करे। और इसी के अंदर एक भाग जोड़ दिया गया है, भाग 4 का, जिसके अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 का। और अनुच्छेद 51 का के अंदर भारतीय नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था की गई है, जिनकी संख्या है 11। और मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को मिलाकर के भारतीय संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में लोगों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है। और यहां पर जो भाग 4 में राज्य की ड्यूटी की बात की गई है कि राज्य जो काम करे वो अपने इन कर्तव्यों को ध्यान में रख के करे। और इसी के साथ साथ लोगों के यानी नागरिकों के, देश की जनता के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये दोनों भाग बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ ये भी बता दिया जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, सबसे पहले आर्यलैंड के संविधान में रखे गए थे। वहां से उचित समझा हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो अपने देश के लिए भी इनको रखा, अपने देश के संविधान में भी। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं दोनों भाग।